जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा दौरा है, इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा, और कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ बिग पॉपुलेशन इन इंडिया व्हिच इज़ इन द पॉवर्टी के नीचे है। और इंडिया ये ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं फॉर हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट हासिल करने के लिए डोमेस्टिकली इतनी बड़ी मिलिट्री मशीनरी खरीद रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इंडिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं? क्या वाकई ये करना चाहिए या बैलेंस करना चाहिए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पहले तो इस पे कमेंट कर दें। अमर भाई, होता क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की सोच होती है। जो पॉजिटिव सोचते हैं वो ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जिस रीजन में चले जाएं, जिस तरफ भी, जिस मुल्क में आप, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस कांग्रेस की बात करें, इजिप्ट था, और अभी यहाँ पे फ्रांस में है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और यहाँ से सीधा यूएई भी जाएंगे वो। ये मैंने दो चार मिसालें दी, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया भारत को, हिंदुस्तान को वेलकम कर रही है। और जब हम फ्रांस की बात करते हैं, या डिफेंस या स्पेस रिलेटेड कुछ डील्स होती हैं, या हम अपने आप को, या भारत अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, या फॉरेन पॉलिसीज इतनी अच्छी है कि सारी दुनिया बुलाती है, तो मुझे लगता है कि इसको पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और इससे जो दुनिया को एक मैसेज जाता है, उन तमाम मुल्कों के लिए भी एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के उस स्टेज पे। उनको भी सोचना चाहिए कि क्या किया जाए, फॉरेन पॉलिसीज कैसी हो कि इस तरह से वेलकम हो हर जगह पे। चाहे तो आप देखें किसी भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन फॉलो करता हो वो मुल्क, चाहे आप क्रिश्चियनिटी देख लें, इस्लाम देख लें, हिंदुइज्म देख लें, या कोई भी रीजन हो, आप अफ्रीका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, हर जगह हिंदुस्तान को वेलकम किया जा रहा है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान को वेलकम किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक तरफ फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस पहुंचे, तो उधर से यूरोपियन पार्लियामेंट ने इंडिया भारत के हवाले से ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन उठा दिए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो चीज़ है ये डेलिब्रेट है इंडिया को अंडर प्रेशर करने के लिए, कि जी फॉर एग्जांपल मणिपुर के अंदर जो फसादात हुए हैं, वहाँ पे तकरीबन 120 लोग मारे गए, 50,000 डिस्प्लेस हो गए, 1700 घर और 250 चर्च जो हैं वो तबाह हो गए। दिस इज़ व्हाट द यूरोपियन पार्लियामेंट ने कल किया है। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा सख्त रिबटल दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ा सख्त जवाब दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं आसिफ भाई? देखें, मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि दो तरह की सोच होती है, और वो लोग जो ये समझते हैं कि किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट्स का इशू होता है, और वो किसी मुल्क के इंटरनल मैटर्स पे अगर हो रहा है, तो पहली चीज तो ये है कि आप भी जानते हैं कि एक इंटरनल इंटीग्रिटी होती है, एक इंटरनल जो इश्यूज होते हैं, वो हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको हैंडल करती है, और करना भी चाहिए। मुश्किलें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती हैं। खुद हमारा मुल्क भारत इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है, बल्कि आप देखें दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है, तरक्की की तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे जो बड़ी ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती होती है, वो यही होती है डेमोक्रेसी में, या जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जहाँ बात रख सकते हैं, वहां दोनों चीजें होती हैं, तभी जाके उसकी खूबसूरती आती। अब आप देखें कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां गए फ्रांस में, और पूरी तरफ से वेलकम ही होता रहे, और कोई भी कहीं से कोई डिसेंट नहीं, कोई, तो उसमें भी वो जो होता है ना खूबसूरती वाली बात, जो डेमोक्रेटिकल जो एक चीजें होती हैं, वो दिखता नहीं। आपने देखा होगा कि यूएस के अंदर भी किस तरीके से पत्रकार ने एक सवाल किया, और उस सवाल का जवाब दिया गया। बहरहाल वो तमाम चीजें एक ऐसी होती है कि ये इस चीज को कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है कि आप कभी भी कहीं भी डिसेंट भी कर सकते हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल किया जाए, सही जवाब मिले तो अच्छा है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, या फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो जवाब मिला है, और आप भी जानते हैं, खुद अगर मैं आपके हवाले से भी बात करूं, पड़ोस में है, पाकिस्तान का मामला है, तो कोई भी ऐसा इशू आता है जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ इश्यूज रहते हैं, इश्यूज रहेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कहीं पे भी, छोटे से घर में
कई इश्यूज हो जाते हैं, भाई बहनों के बीच हो जाते हैं, छोटी सी फैमिलीज में। तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, और वो भी ऐसा मुल्क है कि जो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में अपनी एक जगह बना रहा है, और हर जगह इसका एक बोलबाला हो रहा है। तो लोगों की नजर भी रहती है, एडवर्सरीज भी रहते हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज भी रहते हैं जिसको मेरे ख्याल से हमारा मुल्क जो है पूरी तरीके से केपेबल रहता है हैंडल करने के लिए। अब ये देखने की बात ये होगी कि इंटरनली कोई भी इशू है उसको यहाँ पे कैसे हैंडल होता है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंटरनली देखेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस कई तरीके से होती है। एक तो इंटेंशन होता है कि हम सिर्फ इन इन चीजों को हाईलाइट करके डिरेल करें चीजों को, और एक इंटेंशन होता है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे अभी G20 का जो थीम है, और ये हमारा हिंदुस्तान में सोचना भी है, वसुदैव कुटुंबकम, कि एक पूरी दुनिया जो है ना, एक एक पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया एक एक है। आई मीन एक फैमिली की तरह, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। जब ये एक फैमिली की तरह है, तो हम एक दूसरे की चीजों में बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जो मशवरे कर सकते हैं यूएन के जरिए बातों को। जैसे अभी आपने देखा, यूएन को मैं ला रहा हूँ कि अगर यूएन के जरिए आप ला रहे हैं कोई चीज को, कोई बात को, तो उस तरह से भी बात आगे बढ़ सकती है। अभी आपने देखा कि स्वीडन के अंदर किस तरीके से कुरान को जलाने की बात आई, और एक प्रस्ताव या प्रपोजल आया जिसके लिए खुद हिंदुस्तान ने आपके ही प्रपोजल को और ओआईसी के प्रपोजल में कुरान के जलाने की इतनी जो शर्मनाक हरकत की गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, उस पे भारत का क्या रोल रहा, और भारत ने उसको सपोर्ट भी किया। आप भी इस चीज को बहुत बखूबी अपडेटेड हैं, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जब इस तरीके की चीजें आती हैं, जब काम होता है, तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। हम हेल्दी क्रिटिसिज्म पे बिलीव करते हैं, लेकिन न किसी और के इंटरनल इशू में। मेरा ये ख्याल है कि भारत को मदाखलत करने की जरूरत होनी चाहिए, न किसी और मुल्क को हमारे मुल्क के अंदर इंटरनल इश्यूज को इस इंटेंशन से हाईलाइट करने की जरूरत हो कि आप उसको सिर्फ डिग्रेड करना, या एक होता है ना कि उसको टार्निश करने के मकसद से करते हैं। प्रॉपर जो चैनल्स होते हैं, अगर कुछ इश्यूज हैं और आपको या किसी को ये लगता है कि वो प्रॉपर इशू है, तो उसको प्रॉपर चैनल से आप उसको डील करें। और जो इंटरनल इश्यूज है, मेरे ख्याल से इंटरनल ही रहना चाहिए। अब मैं दोबारा कहता हूँ, इश्यूज होते हैं, आपके खुद बताओ पाकिस्तान के अंदर कितने इश्यूज हैं। लेकिन अगर हर इश्यूज पे हिंदुस्तान हो, या दूसरे, अगर मैं इजिप्ट कह रहा हूँ, जापान हो, चाइना चाइना तो खैर नहीं करेगा, अगर ये तमाम मुल्क हैं, अगर बार बार इंटरनल इश्यूज पे मुदाखलत करता रहे, तो फिर ये जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, जो सबकी अपनी एक हितें होती हैं, सबका अपना इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो उसका क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, और किसी भी तरीके से दूसरे के मैटर्स में बैड इंटेंशन से उसको डिग्रेड करने के मकसद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम करते हैं, और हम हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी करता है उसको वेलकम। नहीं, आसिफ भी बिल्कुल सही है, हेल्दी क्रिटिसिज्म तो ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, कहा जाता है कि जैसे जैसे आपका किरदार बढ़ता जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। इंडिया एक तरफ कहता है कि जी वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे इश्यूज आते हैं कि जहाँ पे उधर 50-52 चर्च जला दिए गए, जिसको वो बड़ा हाईलाइट कर रही है यूरोपियन पार्लियामेंट, तो आप समझते हैं कि ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए? अगर 50,000 लोग डिस्प्लेस हो जाएं, एक 100 बंदा भी डिस्प्लेस हो जाए तो बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ भी हमने देखा है, आपके यहाँ तो 50,000 एक इलाके में हो, हमारे यहाँ तो लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं दहशतगर्दी की जंग में। हमें हमसे बेहतर कौन जानता है इन चीज़ों को। लेकिन एक तरफ कहना कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने घर के अंदर इस तरह की चीज़ों को हों जिससे लोगों की जो है वो आईब्रोज, जिसे वो क्या कहते हैं, their eyebrows, they just raise their eyebrows on that. So आपको क्या लगता है कि इस पे फिर क्या करना चाहिए? यानी कि दुनिया में लीडरशिप मांगनी चाहिए और घर में जैसे मर्जी करें, या कि फिर जब लीडरशिप मिलती है तो फिर आप दुनिया को भी तो कहते हैं ना कि भाई आप ऐसे करें, वैसे बिहेव करें। ये तो जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडिया, नेपाल, भूटान छोटे मुल्कों को कहता होगा भाई ऐसे करो, वैसे करो, बांग्लादेश को कुछ पुश करता होगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में, हमें इस चीज़ का पता है। तो आपको नहीं पता कि इंडिया विल हैव टू चेंज
ऑन दीज लाइंस कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अमेरिकी सफ़ीर को भारत में आपको याद होगा कहना पड़ गया कि हम इंडिया की मदद करने को तैयार हैं अगर इंडिया चाहे तो। सो इसमें तो फिर ये आपका किरदार बढ़ रहा है, आपका रोल बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, लोग सवाल तो करेंगे एंड देन बिल्कुल। कल आपको लीडर बनेंगे ग्लोबल साउथ के, तो फिर ये तो नहीं कहेंगे जी फलां मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, बंदे मर रहे हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये उनका इंटरनल मामला है, वो करते रहे, हम वहां पे नहीं करेंगे, ये फिर क्या बात हुई? नहीं, नहीं, देखें इस पे मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल बात सही है कि दुनिया में जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कदर करते हैं, वो यकीनन अपनी आवाज़ अपने तरीके से उठाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कमर साहब कि अगर एक तरफ हम ग्लोबल लीडर बन रहे हैं या दुनिया हमें वेलकम कर रही है और अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, तो क्या ये इश्यू पाकिस्तान सॉल्व करेगा? क्या ये इश्यू अमेरिका सॉल्व करेगा? क्या हिंदुस्तान की ये पोज़ीशन रह गई है कि दूसरे मुल्क वाले आके इन इश्यूज़ को का सॉल्यूशन निकालेंगे? नहीं निकालेंगे ना। आप तो आके नहीं निकाल सकते हो ना, कौन निकालेगा इसका सॉल्यूशन? और मैं कह रहा हूँ कि जब प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर कोई ये समझता है कि बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री मुल्क हो जाए। तो गाइस ये थी कमर चीमा और पाकिस्तानी प्रोफेसर की बातचीत, जहाँ पे उन्होंने मोदी जी के बारे में बात करी और भारत के ईयू के स्टैंड के बारे में बात करी। इसका आपके बारे में क्या कहना है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।